हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज अकेडमी में। ये हमारा अमालगमेशन का सेकंड लेक्चर है। तो अभी आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल गई है, यहाँ पर क्लिक करके जरूर से देख लेना। तो चलो अभी हम क्या करते हैं कि सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था आपको पता है? बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अमालगमेशन और टाइप्स ऑफ अमालगमेशन और पॉइंट्स फॉर कंप्यूटिंग एग्जाम्पल, इतना हमने देखा था। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, और साथ में देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी यानी कि ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन अभी आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि परचेजिंग कंपनी कौन सी है, वेंडर कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है। तो ये भी क्लियर कर देता हूँ अभी आपको। तो देखो, जैसे कि दो ओल्ड कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों का अमालगमेशन होता है और लास्ट में ये दोनों मिलकर बन जाते हैं सी लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यू कंपनी है और ये दोनों ओल्ड कंपनी है। तो परचेजिंग में क्या होता है कि न्यू कंपनी बाकी के दो कंपनी का बिजनेस को परचेज कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यू कंपनी हमारे लिए हो जाएगी परचेजिंग कंपनी और बाकी के दो हो जाएंगे वेंडर कंपनी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, मर्जर में क्या होता है कि दोनों ओल्ड कंपनी के बिजनेस मर्ज होकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू कंपनी में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ओल्ड कंपनी के बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो दोनों ओल्ड कंपनी हमारे लिए ट्रांसफरर कंपनी हो जाएंगे और न्यू कंपनी हमारे लिए ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी। तो अभी ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है और ट्रांसफरर कंपनी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि हमारी न्यू कंपनी के हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो, न्यू कंपनी होती तो वो कैसी जर्नल एंट्री करेगी, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो सकता है जर्नल एंट्री? तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर होता है कि न्यू कंपनी क्या करती है, दोनों ओल्ड कंपनी के बिजनेस को परचेज कर लेती है। तो एंट्री भी हमारा वैसा ही होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। और जिन दोनों कंपनी के बिजनेस को हम परचेज कर रहे होते हैं उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी का आपका नाम दिया होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था तो उसमें क्या था, दो ओल्ड कंपनी थे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो हम लिखेंगे टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। लेकिन अभी आप बोलोगे ये तो परचेज के लिए हुआ ना, तो मर्जर में क्या आएगा? तो मर्जर में भी सेम ही एंट्री आती है, लेकिन अभी भी आपको लगता होगा कि कैसे यहाँ पर बिजनेस परचेज लिखा है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बिजनेस मर्जर लिख देना। अगर मर्जर नहीं लिखोगे, परचेज लिखोगे तो भी मार्क कट नहीं होने वाले, सेम ही एंट्री आती है। तो और थोड़ा बहुत जहाँ पर डिफरेंस आता है परचेजिंग में और मर्जर में, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस आ सकता है। तो चलो अभी हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सेकेंड एंट्री जो आएगा और थर्ड एंट्री, इसी को हम क्लोज करेंगे ना, उसी की एंट्री आ जाएगी। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट एंट्री में है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, तो सेकेंड एंट्री में हो जाएगा टू बिजनेस परचेज अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। और फिर डेबिट में हमें सारे असेट लिख देने हैं, सन्ड्री असेट, यानी कि सारे के सारे असेट लिख देंगे डेबिट में। और उसके बाद टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, इसे हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जितने भी लायबिलिटीज़ आते हैं उसे हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद ना आपको एक डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आता है तो वो हमारा हो जाएगा क्या, गुडविल हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में आता है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ परचेज के हिसाब से। अगर मर्जर में डिफरेंस आया तो क्या करोगे? मर्जर में डिफरेंस आया तो यहाँ पर अगर डिफरेंस आया डेबिट साइड में तो जनरल रिजर्व को आप डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो आप क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व लिख के उसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। और थर्ड एंट्री में क्या होगा कि ये जो हमने लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी यहाँ पर क्रेडिट किया है, थर्ड में वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा थर्ड एंट्री है, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, ये डेबिट हो गया। उसके बाद हमें क्रेडिट क्या करना है? तो क्रेडिट में हमें ना जितना भी हम ना ओल्ड कंपनी को परचेज प्राइस देने वाले हैं वो सारी एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश, यानी कि जितना भी हम परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना, वो परचेज प्राइस हम उन्हें दे रहे हैं तो वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थर्ड एंट्री हो गया। तो यही थी तीन मेन एंट्री जो कि परचेजिंग कंपनी में आती है। लेकिन उसके बाद देखो और भी एंट्री आ सकती है ना, तो वो देख लेते हैं। लेकिन ये ऊपर की तीन वो तो कंपलसरी आने ही वाली है हर सब में। और उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ है कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ सकता है। लेकिन वो अगर हमारे हिस्से में आया कि हमें भरना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, न्यू कंपनी को भरना है,
तो तब उसका एंट्री क्या आएगा, अगर मर्जर होगा तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हमारा कैश जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो हो जाएगा टू कैश एंड बैंक, ये क्रेडिट हो जाएगा। और ऐसा ही अगर परचेजिंग में हुआ, परचेज में, तो ये हो जाएगा कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा और साथ ही में टू कैश एंड बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लिक्विडेशन हम पेमेंट कर रहे हैं तो उतना अमाउंट हमारा जाएगा, तो टू कैश एंड बैंक ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ये हो गया फोर्थ एंट्री। और फिफ्थ एंट्री क्या आ सकती है, अगर हमें मेंटेन करने को कहा है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करो तो उसकी एक एंट्री आ सकती है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। यहाँ पर देखो परचेजिंग में क्या होता है कि अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व की एंट्री आती है, यानी मेंटेन करने को आपको कहा होगा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करो, तो तब आपको ये एंट्री आ सकती है, ये जर्नल आ सकती है, जैसे कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जितने भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ज़्यादातर दो ही आते हैं, अलाउंस रिजर्व या फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो परचेजिंग कंपनी में इतने मेन एंट्री होते हैं जो आ सकते हैं, और अगर एक दो न्यू एंट्री भी आ सकता है वो हमारे सम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना हो गया हमारा इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अभी हम आगे देखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी यानी कि ट्रांसफरर कंपनी। तो अभी ना हमें ओल्ड कंपनी के हिसाब से यहाँ पर जर्नल्स बनानी है। तो हमें सोचना है कि अब हम ओल्ड कंपनी है जिसका ना लिक्विडेशन हो रहा है और वो ट्रांसफ़र हो जा रही है न्यू कंपनी में, तो उसके हिसाब से हमें जर्नल्स बनानी है। तो यहाँ पर क्या होता है पता है कि ओल्ड कंपनी क्या करते हैं, अपने सारे के सारे असेट्स एंड सारे के सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि वो तो हमें परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा बाद में, जो न्यू कंपनी है वो हमारे असेट एंड लाइबिलिटीज़ ले जाएंगे, उसके बदले में हमें क्या मिल जाएगा, उनका न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर कैश, ये मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो अभी हमें क्या करना है कि सारे असेट्स को ट्रांसफ़र करना है और सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो आपको मैं बता दूं कि कौन से लेजर आते हैं ओल्ड कंपनी के। तो यहाँ पर देखो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि ओल्ड कंपनी में ये सारे लेजर आते हैं। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाना होगा, ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट बनाना होगा और बैंक अकाउंट, इतने सारे लेजर आते हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर आपको ये सारे लेजर की एंट्री आती है तो आप जर्नल एंट्रीज उसके हिसाब से बना सकते हो, और या फिर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आपको ये आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे एंट्री करना है लेजर में। तो ये होता है, अगर आपको दोनों में से कोई एक आता है तो दूसरे की एंट्री आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलो अभी हम इसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी, असेट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में असेट हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जितने भी असेट्स हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जितने भी सारे लाइबिलिटीज़ हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सेकेंड एंट्री आता है हमारा। और देखो थर्ड और फोर्थ एंट्री जो है ना, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो मर्जर में तो ये नहीं आएगा लेकिन परचेज में आ सकता है। क्या होता है कि वहाँ पर कि सारे असेट एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते कभी कभी परचेज में, कुछ ऐसे असेट या फिर लाइबिलिटीज़ होते हैं जो न्यू कंपनी नहीं लेती, तो उसे क्या करना होगा, उसे उस लाइबिलिटीज़ को हमें पेमेंट करना होगा, उस असेट को हमें सोल्ड करना होगा, तो तब ये एंट्री आ सकती है। तो देखो जैसे कि हम असेट को जो कि न्यू कंपनी नहीं ले रही है उसे हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि असेट हमने सोल्ड किया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है कि लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना होगा जो कि न्यू कंपनी नहीं ले रही है। तो अभी हमारे हिस्से में आ गया कि हमें उसे पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर हमारे पैसे जाएंगे क्योंकि हम लाइबिलिटीज़ पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ एंट्री हो गया। उसके बाद फिफ्थ एंट्री है, अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आता है तो उसकी एंट्री क्या आएगी। तो देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आता है और वो ओल्ड कंपनी के हिस्से में आ गया कि उसे पेमेंट करना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो ये एंट्री आएगा कि हमारा पैसे यहाँ पर जा रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये, और रियलाइजेशन अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री आती है। लेकिन अगर ये ना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारे हिस्से में नहीं, यानी कि ओल्ड कंपनी के हिस्से में नहीं, यानी कि परचेजिंग कंपनी के हिस्से में आया तो ये एंट्री होगा, और अगर ओल्ड कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी के हिस्से में आया तो ये एंट्री आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं।
तो आगे देखो, आगे ये 6th और 7th एंट्री जो है ना परचेस कंसिडरेशन का एंट्री है। तो हमने सारे के सारे असेट को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में और लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि वो सारे असेट एंड लाइबिलिटीज़ ले जाएंगे हमारे परचेज कंपनी ले जाएंगी और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर कैश एंड बैंक ये मिलेगा। तो उसकी एंट्री करनी है परचेज कंसिडरेशन की। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमने परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया है ना, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 7th एंट्री में, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और जो जो भी हमें न्यू कंपनी से मिला है ना वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया तो उसे डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया तो उसे डेबिट कर देंगे, कैश में पेमेंट किया तो उसे डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा परचेस कंसिडरेशन का दोनों एंट्री आ चुका है। उसके बाद क्या आएगा कि उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो वो पता होगा कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आता है। तो इफ़ हमारा प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम ओनर को दे देंगे। हमारे कंपनी के ओनर कौन होते हैं, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमें उन्हें क्रेडिट कर देना है यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर ऐसा एंट्री आ जाएगा। लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या एंट्री होगा, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी यानी कि रिवर्स एंट्री। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, लॉस किस साइड आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और ओनर्स के हिस्से में ये लॉस जाएगा यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा हो जाएगा जनरल एंट्री। तो चलो उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे कौन सी एंट्री आएगी, यहाँ पर देखो कि हमने सारे के सारे असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो आया उसकी एंट्री कर दी हमने और जो हमारा परचेस कंसिडरेशन था उसकी भी एंट्री आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, असेट एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए लेकिन शेयर कैपिटल और जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस थे वो तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ना। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर देखो उसे हम सेल तो नहीं कर सकते तो कंपनी के जो ओनर्स है उन्हें हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो जैसे कि हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल वो डेबिट कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस वो डेबिट कर देंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि इसके मालिक हैं यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे। और ऐसा ही क्या होगा कि हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर देखो उसके बाद की एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ओपन कर दिया है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ओपन कर दिया है, लेकिन उसे क्लोज भी तो करना होगा ना, तो उन्हें पेमेंट भी तो करना होगा ना। तो उसकी एंट्री कौन सी आएगी, तो यहाँ पर देखो उसके बाद 11th एंड 12th एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया था अभी हम उसे डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और उसके बाद वो सारी अमाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे जो कि हमें परचेजिंग कंपनी के थ्रू मिला है। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल मिला है परचेजिंग कंपनी का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला है परचेजिंग कंपनी का और कैश में कुछ अमाउंट मिला है परचेजिंग कंपनी से। तो वो सारी एंट्री यहाँ पर आ जाएंगी क्रेडिट साइड में। उसके बाद ऐसा ही हो जाएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ, जो कि पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट किए थे अभी उसे हम डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर जो हमें मिला था प्रेफरेंस शेयर के लिए उसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि परचेजिंग कंपनी से हमें मिला है उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारे जनरल एंट्रीज हो गए। और उसके बाद ये सारे लेजर भी बनाने आते हैं हमारे ट्रांसफरर कंपनी में, यानी कि ओल्ड कंपनी में ये सारे लेजर भी बनाने को आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहा होगा कि लेजर अकाउंट बनाने को, तो तब हम ये 5 लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा जनरल एंट्रीज हमें किस तरीके से करनी है। लेकिन वैसे तो आप सम करोगे ना तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें एंट्री करनी है। तो चलो ये लेक्चर हमारा पूरा होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और थर्ड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी तक आपने व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जरूर से फॉलो कर देना। वहाँ पर आपको ना सारे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी, उसके लिए उसे जरूर से फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।